Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will be doing the second part of the chapter that is cutaneous histiocytosis, chapter number 136 of Rookes. And we will start from the disorders of the non-dendritic cells. इसमें जो है सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हीमोफेगोसिटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस। हमने पढ़ा कि जो डेंड्राइटिक सेल्स थे उसका जो कॉमनेस्ट डिसऑर्डर था दैट वाज लैंगरहान सेल हिस्टियोसाइटोसिस। जब हम नॉन डेंड्राइटिक सेल्स के डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो इसमें कॉमनेस्ट वन इज हीमोफेगोसिटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस। सो व्हाट इज दिस? This is basically a hyperinflammatory condition resulting from uncontrolled ineffective immune response। आपका immune response uncontrolled way में जो है response करता है, आपका जो immune system है वो एक uncontrolled fashion में response करता है किसी भी inflammatory या किसी भी eliciting stimulus को, और वो जो आपका बिल्कुल जो है unregulated immune response जो होता है it results into the hemophagocytic lymphohistiocytosis। अब जो है इसकी दो टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी? वन इज प्राइमरी एंड द अदर वन इज सेकेंडरी। जो इसकी प्राइमरी हीमोफेगोसिटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस है इसको हम इनहेरिटेड फॉर्म भी बोलते हैं, और जो सेकेंडरी है उसको हम रिएक्टिव फॉर्म भी बोलते हैं। अगर हम प्राइमरी एचएलएच की बात करें तो उसमें हमारे पास वो वाली सिचुएशंस आती हैं जिसको हम कहेंगे कि जिसमें आपका जो हीमोफेगोसिटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस है इट इज द ओनली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या फिर वो जिसमें दूसरी मैनिफेस्टेशन जैसे कि ऑक्यूलोकुटेनियस एल्बिनिज्म भी एक एज अ पार्ट ऑफ सिंड्रोम इट इज अकरिंग। यानी कि अगर तो या तो आइसोलेटेड फॉर्म में वो हो रही है या फिर जो है वो विद अदर क्लिनिकल सिम्टम्स हो रही है एंड इट इज अकरिंग इन द फॉर्म ऑफ द सिंड्रोम। तो उसमें जो है हम इसमें यानी कि हेरिडिटरी वाला जो है उसमें दो पार्ट्स हो जाएंगे। दूसरा आपके पास आ जाता है सेकेंडरी। सेकेंडरी का इन्होंने कहा कि ये जो है इसमें ये रिस्पॉन्स आता है इम्यून सिस्टम का कि कोई भी एक्टिवेशन होगी किसी भी स्टिमुलस से जो कि इन्फेक्शियस भी हो सकता है, मेलिग्नेंट भी हो सकता है, ऑटो इम्यून भी हो सकता है, या कोई फिजिकल स्टिमुलस भी हो सकता है। इसमें सबसे ज्यादा कॉमन एप्स्टीन बाय वायरस है। इस स्टिमुलेशन के बाद क्या होगा, आपके टी सेल्स जो हैं उनकी स्टिमुलेशन से एक्सेसिव रिलीज ऑफ साइटोकाइंस होगा। ठीक है, टी हेल्पर सेल्स से एक्सेसिव रिलीज ऑफ साइटोकाइंस होगा, और वो एक्सेसिव रिलीज क्या करेगा, एक्टिवेशन करेगा मोनोसाइट्स की और मैक्रोफेजेस की, जिसकी वजह से वो मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस का प्राइमरी फंक्शन क्या है, फेगोसाइटोसिस। तो वो फेगोसाइटोसिस शुरू कर देते हैं ब्लड सेल्स की, और यही जो है ये सारा जो प्रोसेस है नेम करता है हीमोफेगोसिटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस को। यानी कि इसमें बेसिकली ब्लड की अपनी फेगोसाइटोसिस शुरू हो जाती है, और ये काम कौन कर रहे होते हैं, हिस्टियोसाइट्स कर रहे होते हैं, और वो कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा उसके रिस्पॉन्स में इनकी हाइपर प्रोलिफरेशन हो जाती है, और वो दे स्टार्ट ईटिंग द ब्लड एंड दस गिविंग द नेम हीमोफेगोसिटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस। If we come towards the incidence and the prevalence, it is 1 in 50,000 live births. एज की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी जो फेमिलियल हीमोफिगोसिटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस है वो 1 साल से पहले जो है प्रेजेंट करते हैं, जबकि जो एडल्ट केसेस हैं वो ज्यादातर सेकेंडरी हीमोफिगोसिटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस के होंगे। अच्छा जी, उसके बाद अगर सेक्स में देखें तो स्लाइट मेल प्रीडोमिनेंस है। इथनिसिटी कहते हैं जहां कजन मैरिजेस ज्यादा हैं उन एथनिक ग्रुप्स में ये ज्यादा होता है। एसोसिएटेड डिजीज में बच्चों के अंदर इट इज एसोसिएटेड विद एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन, ठीक है, जबकि लिम्फोमा इज एसोसिएटेड विद एडल्ट ऑनसेट हीमोफिगोसिटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी सारी की सारी घूमती है इसके नाम के इर्द गिर्द, किस तरह से कि आपको डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे लिम्फोसाइट्स के और मेच्योर हिस्टियोसाइट्स के। ठीक है, लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस है ये, तो आपको डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे लिम्फोसाइट्स के और मेच्योर हिस्टियोसाइट्स के। वो हिस्टियोसाइट्स क्या कर रहे होंगे, उनमें एक्टिव फेगोसाइटोसिस होगी, और स्पेशली किसकी फेगोसाइटोसिस, एरिथ्रोसाइट्स की, लेकिन ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स की भी फेगोसाइटोसिस हो सकती है। तो जो आपके हिस्टोसाइट्स स्टेन जो है ये पॉजिटिवली किस किस के लिए स्टेन्स होंगे,
स्टेन होंगे एसिड फॉस्फेटेज के लिए, नॉन स्पेसिफिक स्टेरेज के लिए, लाइजोजाइम एंड अल्फा एंटी काइमोट्रिप्सिन। तो आप ये देखिए, ये जो सारे एंजाइम्स हैं, ये सारे वो एंजाइम्स हैं जो कि फेगोसाइटोसिस के बाद डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जिस भी मटेरियल को वो इनगल्फ करते हैं। तो ये सारे एंजाइम्स के लिए, ये सारे जो आपके डिग्रेडेशन एंजाइम्स हैं, इसके लिए आपकी जो हिस्टोसाइट्स हैं, दे विल स्टेन पॉजिटिव। A striking histological finding is lymphocyte depletion of the lymph nodes, spleen and thymus। इसमें आपको इन जो lymphatic organs हैं, इसमें lymphocytes की depletion मिलेगी। अगर आप बायोप्सी करते हैं तो जो एसोसिएटेड रैश, अब ये चूंकि सिस्टेमिक डिसऑर्डर है, इसके अंदर जो एसोसिएटेड स्किन रैश आएगा, उसके अंदर अगर आप बायोप्सी करते हैं तो आपको डर्मल पेरीवस्कुलर इनफिल्ट्रेट्स मिलेंगे, और वो पेरीवस्कुलर इनफिल्ट्रेट्स प्लस माइनस हीमोफिगोसाइटोसिस शो कर रहे होंगे। अब जो है हम आ जाते हैं इसकी जेनेटिक्स की तरफ। जेनेटिक्स में वैसे तो इसका पूरा अपना एक टेबल है जिसमें जेनेटिक डिफेक्ट्स इन्होंने डिस्कस किए हैं। यहाँ पर इन्होंने दो इंपॉर्टेंट जो है जो जीन्स हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। एक तो ये देख लें कि आपका जो फेमिलियल हीमोफिगोसिटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस है, एफएचएल, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये एक्स लिंक्ड भी होता है। उसके अलावा इसमें जो है दो इन्होंने जीन्स का जिक्र किया है। एक है परफोरिन जीन म्यूटेशन जो कि 20 to 40% ऑफ द केसेस में होती है, और दूसरा मंक 13-4 है जो कि 20 to 25% ऑफ द केसेस ऑफ फेमिलियल हीमोफिगोसिटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस में होती है। अच्छा, परफोरिन का काम क्या है? परफोरिन क्या कराती है कि ये जो है एक एपोप्टोसिस ट्रिगरिंग एजेंट है जो कि ग्रेन्जाइम बी को रिक्वायर्ड होता है ताकि वो एपोप्टोसिस करे उसी सेल की। अब जब परफोरिन की म्यूटेशन है तो वो ग्रेन्जाइम बी जो कि उस सेल की एपोप्टोसिस में जिसने एक रोल प्ले करना है, तो उसका रोल तो निकल गया, तो अब वो एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होती रहेगी, एबनॉर्मल ग्रोथ होती रहेगी सेल की, और उसकी टाइमली एपोप्टोसिस नहीं होगी। तो उसके अलावा क्या है, मंक 13-4, ये क्या करता है? मंक 13-4 जो है जो भी इनगल्फ्ड मटेरियल था जिसकी फेगोसाइटोसिस हुई थी, उसकी एक्सोसाइटोसिस कराता है। ठीक है, इट मेडिएट्स द एक्सोसाइटोसिस ऑफ द परफोरिन कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स फ्रॉम अफेक्टेड लिम्फोसाइट्स। तो अब इन दोनों मेजर जीन्स में जब म्यूटेशन आएगी तो सेल की एपोप्टोसिस नहीं होगी और एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होगी। उसके बाद इसकी प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो जब भी आप HLH यानी कि हीमोफिगोसिटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस की बात करते हैं तो आपके जहन में वो सारे फीचर्स आने चाहिए जो कि सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट में एक टॉक्सिक पेशेंट के अंदर होते हैं। आपके जहन में कोई भी हेमाटोलॉजिकल मेलिग्नेंसी को लेकर जो फीचर्स आते हैं, या जो फीचर्स एक ऐसे DIC वाले पेशेंट में आपको मिलेगा जो कि एक मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन के साथ हो, तो वो सारे फीचर्स जो हैं इस हीमोफिगोसिटिक सिंड्रोम में जो है फिट होते हैं, क्योंकि ये बजाते खुद बड़ा ही फेटल कंडीशन है। ठीक है, इसमें आपको हाई ग्रेड फीवर, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली मिलेगी, साइटोपिनियाज मिलेंगे। इसका पूरा एक टेबल है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है HLH का, जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जनरली इसकी प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो फीवर, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, साइटोपिनियाज होंगे। फीवर इज यूजुअली द फर्स्ट साइन। उसके अलावा आपको अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस के साइलेंट सिम्टम्स के साथ पेशेंट आ सकता है, और अराउंड हाफ ऑफ द पेशेंट डेवलप अ ट्रांसिएंट नॉन स्पेसिफिक मैक्यूलोपेपुलर रैश व्हिच इज ऑफ्टन सीन एट टाइम्स ऑफ हाई ग्रेड फीवर। मतलब जब पेशेंट को हाई ग्रेड, ये सिस्टेमिक डिजीज है, जब भी पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होगा तो कुटेनियस इन्वॉल्वमेंट इन द फॉर्म ऑफ मैक्यूलोपेपुलर रैश होगी जो कि बड़ा नॉन स्पेसिफिक होता है। हम वैसे भी हमने बात की कि ये जो है सेकेंडरी केसेस में जो है एसोसिएटेड होता है विद मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस। तो कोई भी जैसे एक वायरल एक्जेंथम होता है उसके साथ जो है पेशेंट बहुत ही टॉक्सिक होगा, उसमें ये सारी फाइंडिंग्स होंगी जो फीवर, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली की है, और उसके साथ उसको मैक्यूलोपेपुलर रैश होगा। इसमें अबाउट 20% ऑफ द पेशेंट्स में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं। तो अब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें तो सीजर्स भी हो सकते हैं और दूसरे साइंस भी हो सकते हैं मेनिंजियल इरिटेशन के। हम अगर इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें जो है जब अभी हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमें कंप्लीट ब्लड काउंट की भी जरूरत होती है, जिसमें ऑब्वियसली आपको साइटोपिनियाज मिलेंगे, इनीमिया भी हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होता है, ल्यूकोसाइटोसिस भी हो सकती है, ल्यूकोपिनिया भी हो सकता है, और LFTs भी इसमें इंपॉर्टेंट है, उसमें
आपको रेज्ड जो है लिवर एंजाइम्स मिलेंगे, यानी कि लिवर सेल्स की इन्फ्लेमेशन मिलेगी। तो ट्रांसएमिनाइटिस विद हाइपरबिलिरुबिनीमिया इज कॉमन। अगर जो है हम इसके क्राइटेरिया की तरफ आए, इसके क्राइटेरिया को लर्न करना इज वेरी इजी। इसके दो चीजें हैं। एक तो ये कि अगर हम हेरिडिटरी की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर तो आपको मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मिल जाएगी, मतलब जिन जीन्स की म्यूटेशंस की हमने बात की, ठीक है। अगर जो है हम अगर आपको जेनेटिक म्यूटेशन नहीं मिल रही और तब आप डायग्नोज करना चाह रहे हैं हीमोफिगोसिटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस को, तो उसमें आपको इन 8 में से 5 क्राइटेरिया का मिलना लाजमी है। ये 8 क्राइटेरियाज क्या हैं? इसको अगर आप इनके फर्स्ट फर्स्ट वर्ड्स को देखें, या जिसपे जो है मैं पॉइंटर रखूंगी उन वर्ड्स को देखें और ये एक सेंटेंस लिख लें। एफएससी करो, ठीक है, एफएससी करो। कब? एफएससी, एफएससी ट्राई करो, एफएससी ट्राई करो फेब में। तो F is for fever, splenomegaly, cytopenias. Tri is for triglyceridemia, and that is hypertriglyceridemia. And Fab में is for hypofibrinogemia. ठीक है, FSC ट्राई करो फैब में। लेकिन जो है आपको इसमें और ये आपका हो जाएगा, एफएससी ट्राई करो फैब में हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट स्टडी केयरफुली, ठीक है। तो लेके हो जाएगा इस फॉर हीमोफेगोसाइटोसिस इन द बोन मैरो और स्प्लीन और लिम्फ नोड्स, लेकिन इस फॉर द लो नेचुरल किलर सेल्स, लेकिन लो और एब्सेंट नेचुरल किलर सेल एक्टिविटी हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट study carefully. F is for first F is for ferritin, that is greater than 500 microgram per liter, and study carefully is for soluble CD25, that is interleukin 2 receptor, which is greater than or equal to 2400 units per ml. So अगर हम इसका देखें तो एफएससी में फीवर, स्प्लीनोमेगाली एंड साइटोपिनिया, तो साइटोपिनियाज में एचबी लेस देन 90 ग्राम्स पर लीटर, इन्फेंट्स लेस देन 4 वीक्स में हीमोग्लोबिन इज लेस देन 100 ग्राम्स पर लीटर, प्लेटलेट्स लेस देन 1 लाख, न्यूट्रोफिल्स लेस देन 1 into 10⁻⁹ पर लीटर। और ट्राई करो इज फॉर हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया, जो कि आपका फास्टिंग इज ग्रेटर देन 3 मिलीमोल्स एंड पर लीटर, या फिर मिलीग्राम में इट इज ग्रेटर देन 265 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एंड हाइपोफिब्रिनोजेमिया में फिब्रिनोजन लेवल इज लेस देन 1.5 ग्राम्स पर लीटर। हो जाएगा इस फॉर हीमोफेगोसाइटोसिस बोन मैरो में, स्प्लीन में और लिम्फ नोड्स में आपको मिल जाएगी, लेकिन इस फॉर लो और एब्सेंट नेचुरल किलर सेल एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू लोकल लेबोरेटरी रेफरेंस रेंज। First, study carefully ferritin greater than 500 microgram per liter, and soluble CD25 is greater than or equal to 2400 units per milliliter. Evaluation की ये सारी इसमें यही चीजें डिस्कस हुई है। Evaluation में सिर्फ ये देख लें कि अब ये जो हमने जो टेबल पढ़ा है डायग्नोसिस का, तो हमें बोन मैरो एग्जामिनेशन चाहिए होगी, हमें प्लस माइनस सीएनएस इन्वॉल्वमेंट में जब साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन हो तो लंबर पंक्चर की भी जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा ये लंबर पंक्चर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50% ऑफ द पेशेंट्स जिनको कोई भी सीएनएस साइन सिम्टम्स नहीं होते उनमें इन्वॉल्वमेंट होती है बाय दिस डिजीज। और लास्ट हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्टडीज करें। अब ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्टडीज के लिए हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल में आपके पास जो है टाइप 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 है। 1 का जीन इज अननोन, 2 में इट इज परफोरिन, 3 में इट इज मंक 13, 4 और 4 में जो है इट इज सेंटैक्सिन 11 और 5 में सेंटैक्सिन BP2। अब ये तो वो वाली थी हेरिडिटरी जो कि आइसोलेटेड फैमिलियल हीमोफिगोसिटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस की वो फॉर्म्स हैं जो कि आइसोलेटेड उसमें जो है आ रहा है हीमोफिगोसाइटोसिस। लेकिन अगर वो सिंड्रोम्स के साथ हो रही है तो वो कौन कौन से सिंड्रोम्स हैं? चैडिक हिगाशी सिंड्रोम है, ग्रेसली 2 है, हरमैंस्की पुडलैक 2 एंड XLP1 which is X-linked lymphoproliferative disease type 1 and type 2। तो चैडिक हिगाशी में हमारे पास जो एबनॉर्मेलिटी है दैट इज LYST, एंड उसके बाद जो ग्राइसली 2 है इट इज RAB 27A। Then we have AP3B1 for Hermansky-Pudlak 2, और जो XLP1 और XLP2 हैं इसमें SH2D1A SAP और टाइप 2 में BIRC4 XIAP इन्वॉल्व है।
अब जो है हम आ जाते हैं इसकी मैनेजमेंट की तरफ। मैनेजमेंट हम इसकी इस लेटर से पढ़ेंगे, सिर्फ इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम देख लें। एक तो ये कि जो फेमिलियल हेमोफेगोसिटिक लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस है, ये रैपिडली फैटल है अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए, और इसमें मीडियन सर्वाइवल लेस देन 2 मंथ्स है फ्रॉम डायग्नोसिस, विद 96% ऑफ द पेशेंट्स डाइंग विद इन 12 मंथ्स। ठीक है। दूसरी चीज ये कि जो एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, एलोजेनिक हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन है, इट रिमेन्स द ओनली क्योर टू डेट फॉर फेमिलियल हीमोफिगोसिटिक लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं इसके इस वाले पैराग्राफ में, यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लें कि जो ट्रीटमेंट है माइल्डर फॉर्म्स की, जैसे कि सेकेंडरी एचएलएच हो, इट कैन बी इनिशिएटेड विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अलोन या इन कॉम्बिनेशन विद इंट्रावेनस इम्यून ग्लोबुलिन्स। ठीक है। जो हम फेमिलियल वाले कर रहे थे उसको तो हमने बताया कि वो कितनी फेटल है, और उसका अल्टीमेटली हम जब ट्रांसप्लांटेशन करेंगे हीमोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, वही ही उसका अल्टीमेट क्योर है। लेकिन जो माइल्डर फॉर्म्स हैं हीमोफिगोसिटिक लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस की, जैसे कि सेकेंडरी फॉर्म्स होती हैं, उसमें आप स्टीरॉइड से स्टार्ट ले सकते हैं इन कॉम्बिनेशन विद इंट्रावेनस इम्यून ग्लोबुलिन्स। क्योंकि एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, तो हमने ट्रीटमेंट के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं या फिर इंट्रावेनस इम्यून ग्लोबुलिन्स देने हैं। और अगर जो है अगर पेशेंट्स को रिस्पॉन्ड ना करे तो फिर आप अम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि इटोपोसाइट और साइक्लोस्पोरिन ए। जी, ट्रीटमेंट लेटर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लाइन हमारे पास है हाई डोज डेक्सामेथासोन। इसको यहाँ पर लिख लें कि जो हाई डोज डेक्सामेथासोन है और इटोपोसाइड है, ये इंडक्शन फेज में यूज होती हैं, जो कि तकरीबन 8 वीक्स का होता है। उसके बाद हम ऐड कर देते हैं इसमें साइक्लोस्पोरिन ए कॉन्टिन्यूएशन फेज में एज पर HLH 2004, और उसके बाद जो है हम हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं। यही इसकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। उसके बाद अगर हम ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट करें, कुछ ऐसे केसेस जहां पर ट्रांसप्लांट इज नॉट पॉसिबल, तो वहां पर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड, साइक्लोस्पोरिन ए और एंटीथाइमोसाइड ग्लोबुलिन दे तो सकते हैं, लेकिन इसके साथ इस थेरेपी के साथ रिलैप्स कॉमन है। एक फिर आप हमारे पास आ जाइए सलवाश थेरेपी। सलवाश थेरेपी मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिव टू द प्राइमरी थेरेपी या इज इनटॉलरेंट टू द प्राइमरी थेरेपी, देन यू ऑप्ट फॉर एन ऑल्टरनेट थेरेपी दैट इज टर्म टू बी सलवाश थेरेपी। उसमें हाई डोज पल्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं एंड और एलेम्टुजुमैब है। अब जो है आ जाता है सेकेंडरी एचएलएच। सेकेंडरी एचएलएच में फर्स्ट लाइन, जैसे कि अभी भी हमने डिस्कस किया कि वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अलोन या इन कॉम्बिनेशन विद इंट्रावेनस इम्यून ग्लोबुलिन्स, और जो सेकेंड लाइन है उसमें आप इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ऐड कर देते हैं, जैसे कि इटोपोसाइड है या साइक्लोस्पोरिन ए है, अगर डिजीज प्रोग्रेस करे रैपिडली या रिस्पॉन्ड ना करे। और उसके अलावा आप रिटुक्सिमैब ऐड कर सकते हैं अगर एप्स्टीन बार वायरस एसोसिएटेड हीमोफिगोसिटिक लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस है, या फिर जो है आप जो TNF नेक्रोसिस फैक्टर इनहिबिटिंग एजेंट्स हैं, इंटरल्यूकिन 1 इनहिबिटर्स या एंटी इंटरल्यूकिन 5 एंटीबॉडीज भी आप मैक्रोफेज एक्टिवेशन सिंड्रोम में यूज कर सकते हैं। With this we end this HLH. अब जो है आ जाता है नॉन लैंगरहांस सेल हिस्टोसाइटोसिस। हमने बेसिकली डेंड्राइटिक एंड नॉन डेंड्राइटिक पढ़े थे। डेंड्राइटिक में हमने लैंगरहांस सेल्स को पढ़ा था। अब उसके अलावा ये सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट टाइप थी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास कॉमन ये HLH आता है हिस्टोसिटिक डिसऑर्डर्स में, इसीलिए उन दोनों को पढ़कर अब बाकी जो रेयर डिसऑर्डर्स हैं वो नॉन लैंगरहांस सेल हिस्टोसाइटोसिस में आ जाते हैं। जो नॉन लैंगरहांस सेल हिस्टोसाइटोसिस है इसको भी ब्रॉडली डिवाइड करते हैं इनटू डेंड्राइटिक एंड नॉन डेंड्राइटिक। लेकिन क्लिनिकली हम इनको जो जितने भी आपके ये नॉन लैंगरहांस सेल हिस्टोसाइटोसिस है, ये सारी की सारी बिनाइन प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है। और इसके अलावा हम इसको एनाटॉमिकली तो डेंड्राइटिक और नॉन डेंड्राइटिक में डिवाइड करते हैं, लेकिन क्लिनिकली हम इसको फर्दर कैसे क्लासिफाई करते हैं कि वो डेंड्राइटिक डिसऑर्डर्स जो कि प्रीडोमिनेंटली स्किन को अफेक्ट करते हैं, लेकिन दूसरे सिस्टम्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम इनको इस तरह से कहते हैं कि वो डिसऑर्डर्स जो कि आपके ज्यादातर मल्टी सिस्टम होते हैं, सिस्टेमिक डिजीज होते हैं और स्किन में भी इन्वॉल्व। यानी कि एक वो डिजीजेस जिनमें स्किन ही मेनली इन्वॉल्व है, और दूसरी वो डिजीजेस जिसमें मल्टी सिस्टम है लेकिन स्किन में भी इन्वॉल्व, नॉट नेसेसरीली इन्वॉल्व। तो जो प्राइमरीली स्किन इन्वॉल्विंग जो आपके नॉन लैंगरहांस सेल हिस्टोसाइटोसिस है, उसमें हम पढ़ेंगे जुवेनाइल ज़ेंथोग्रानुलोमा एंड रेटिकुलो हिस्टोसाइटोसिस
हिस्टोसाइटोमा, और भी बहुत सारे हैं, इंपॉर्टेंट यही हैं। और जो दूसरे आपके हैं जिसके मल्टी सिस्टम होते हैं, जिसमें स्किन में भी इन्वॉल्व एज अ पार्ट, उसमें हम एर्देम कैस्टर डिजीज पढ़ेंगे और साइनस हिस्टोसाइटोसिस विद मैसिव लिम्फेडिनोपैथी, जिसको रोसाई डॉर्फमैन डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो है हम डेंड्राइटिक सेल ओरिजिन पर आ गए। पहले हम वो डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं जिसमें ज्यादातर स्किन ही इन्वॉल्व होती है। इसमें फर्स्ट वन इज जुवेनाइल ज़ेंटोग्रानुलोमा। जुवेनाइल ज़ेंटोग्रानुलोमा एक बिनाइन प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है। जाहिर बात है हिस्टोसाइट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इट इज अ बिनाइन प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर ऑफ द हिस्टोसाइट्स एंड इट अकर्स इन द अर्ली इन्फेंसी इन चाइल्डहुड दैट स्पॉन्टेनियसली रिग्रेस। एपिडेमोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये कॉमनेस्ट ऑफ द नॉन लैंगरहांस सेल नॉन एचएलएच हिस्टोसिटिक डिसऑर्डर है। मतलब हमने एचएलएच भी पढ़ लिया, हमने लैंगरहांस सेल भी पढ़ लिया, तो उन दोनों के बाद जो कॉमनेस्ट है वो जुवेनाइल ज़ेंटोग्रानुलोमा है। इसकी एज जो है मेनली ये ड्यूरिंग इन्फेंसी कॉमन है। मीडियन एजेस आर 5 months to 1 year। लेजेंड्स जो है बाय बर्थ भी हो सकते हैं और बहुत रेयरली ये एडल्ट्स में आते हैं, यानी बच्चों के अंदर जुवेनाइल ज़ेंटोग्रानुलोमा ज्यादा होगा। कोई सेक्स प्रीडायलेक्शन नहीं है, लेकिन जो है मेल प्रीडोमिनेंस वाज मच हायर। मेल टू फीमेल रेशियो वाज 12:1 उन बच्चों में जहां पर मल्टीपल स्किन लेजन्स हो। मतलब अगर वैसे जुवेनाइल ज़ेंटोग्रानुलोमा एज अ सिंगल लेजन अपेयर होता है तो उसमें कोई सेक्स प्रीडायलेक्शन नहीं है, लेकिन अगर ये मल्टीपल हो तो तब हम देखते हैं कि मल्टीपल लेजन ज्यादातर मेल्स में कॉमन है। और एक एंटिटी हम पढ़ेंगे जिसे जाइंट जुवेनाइल ज़ेंटोग्रानुलोमा बोलते हैं, वो फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है। ठीक है, ये इसकी सेक्स प्रीडायलेक्शन होगी। एथनिसिटी में कोई इसमें जो है ज्यादातर ये वाइट लोगों में जो है कॉमन है, देन इन वाइट बच्चों में कॉमन है देन द ब्लैक चिल्ड्रन। एसोसिएटेड डिजीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसोसिएशन क्या है जुवेनाइल ज़ेंटोग्रानुलोमा की। इट इज विद द न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 एंड विद द जुवेनाइल माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया। और ऐसा पेशेंट न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस का जिसमें आपको जुवेनाइल ज़ेंटोग्रानुलोमा भी मिल रहा है, उनमें तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है ऑफ डेवलपिंग माइलॉइड ल्यूकीमिया देन नॉर्मल। उसके बाद जो हम आ जाते हैं इसकी पैथोलॉजी के ऊपर। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले अगर हम पैथोलॉजी पढ़ें तो आपको डेंस इन्फिल्ट्रेट मिलेंगे स्मॉल हिस्टियोसाइट्स के डर्मिस के, जो विच स्टेन पॉजिटिवली किन किन फैक्टर्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13A, CD68, CD163 एंड CD14 एंड फेसिन। जबकि S100 और CD1A आर नेगेटिव। तो S100 और CD1A किसके थे? ये वो लैंगरहांस सेल्स के थे मार्कर्स। ठीक है, तो इसी वजह से आप तकरीबन जितने भी आगे जो ज़ेंटोग्रानुलोमास पढ़ेंगे, जितने भी नॉन लैंगरहांस सेल्स हिस्टोसाइटोसिस पढ़ेंगे, वो सब के सब नेगेटिव हैं फॉर S100 एंड CD1A एंड दे आर पॉजिटिव फॉर 13A, 68, 163 एंड 14। इसको याद रखने का, वैसे तो इसके ऊपर खुद ही बार बार ये इतना रिपीट होंगे कि ये खुद ब खुद फैक्टर्स इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। सिर्फ एक चीज जो इसमें मैं देख पाई कि 8 + 6 is 14, तो 60 और 14 को आप इस तरीके से याद रखें। उसके अलावा हमने इसमें देखा कि इसमें करेक्टरिस्टिकली आपको क्या मिलेंगे, इसमें जो है टूटॉन सेल्स मिलते हैं, टूटॉन जाइंट सेल्स मिलते हैं, जो कि आपको तकरीबन 85% ऑफ द जुवेनाइल ज़ेंटोग्रानुलोमा के केसेस में मिलेंगे। और ये टूटॉन सेल्स क्या हैं, इसमें जो है न्यूक्लियाई आपको मिलेंगे सेंट्रली, जो कि एक सर्कल बना रहे होंगे, और उसके इर्द गिर्द आपको होमोजीनियस इजोनोफिलिक सेंटर एंड प्रोमिनेंट ज़ेंथोमेटाइजेशन मिलेगी पेरिफेरी में। ठीक है, मतलब होमोजीनियस इजोनोफिलिक सेंटर मिलेगा और आपको साइट पर जो है न्यूक्लियाई मिलेंगे, और उसके बाद पेरिफेरी में आपको ज़ेंथोमेटाइजेशन मिलेगी। इसमें जो है ये बात यहाँ पर अंडरलाइन कर लें कि कोई भी, हालांकि आपको बार बार इसमें ज़ेंथोमा का भी नाम आ रहा है और ज़ेंथोमेटाइजेशन की बात आ रही है, जो इसका अपना क्लिनिकल अपीयरेंस भी होती है वो येलो कलर की होती है, कि जैसे कोई लिपिड ऑक्यूमुलेशन है, और वो होती तो लिपिड ऑक्यूमुलेशन ही है, लेकिन उसमें कोई लिपिड एबनॉर्मेलिटी कोई रोल प्ले नहीं करती कि आप बोलें कि डिसलिपिडीमिया के साथ ही आएगा। नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल के साथ भी जो है ये मैनिफेस्टेशन हो सकती है ज़ेंथोग्रानुलोमास की। जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि डिसरेगुलेशन होती है एपोप्टोसिस की। कैसे? क्योंकि आपके पास डिसफंक्शन आ जाता है रास ऑन्कोजीन का, विच में लीड टू बोथ ल्यूकीमिया एंड जुवेनाइल ज़ेंटोग्रानुलोमा। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि इसमें कोई ब्राफ V600E म्यूटेशन नहीं होती, जैसे कि आपको लैंगरहांस सेल्स में मिली थी। ठीक है, इट्स नॉट सो फार बीन आइडेंटिफाइड, और इसी वजह से जो ब्राफ इनहिबिटर्स हमने पढ़े थे जो लैंगरहांस सेल हिस्टोसाइटोसिस में, वो इसकी ट्रीटमेंट पे रोल प्ले
नहीं करते। देन वी कम टुवर्ड्स द क्लिनिकल फीचर्स। तो cutaneous lesions are the most common presentation of juvenile xanthogranuloma, क्योंकि हम इसको पढ़ ही उसी डिसऑर्डर में रहे हैं जिनकी ज्यादातर cutaneous इन्वॉल्वमेंट होती है। ज्यादातर ये सिंगल होता है, लेकिन मल्टीपल पेप्यूल्स या नोड्यूल्स भी आ सकते हैं जो कि ज्यादातर फेस, हेड और नेक पर होते हैं। उसके बाद जो आपके फ्रीक्वेंसी है दैट इन्वॉल्व्स द अपर टॉर्सो, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। जो सिंगल लेजन्स होते हैं यूनिफोकल जुवेनाइल xanthogranuloma के, ये सबसे ज्यादा कॉमन है, मतलब ये ज्यादातर मल्टीपल नहीं होते, ये सिंगल होते हैं, लेकिन मल्टीपल लेजन्स भी हैं, और जो मल्टीपल लेजन्स हैं वो ज्यादातर मेल इन्फेंट्स में है। ये जो है स्टार्ट होता है एज अ रेडिश येलो मक्यूल या पप्यूल, जो कि इनलार्ज होता जाता है और एक येलो ब्राउन पैच में या प्लाक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी सरफेस पे आपको टेलेंजेक्टेशियाज नजर आएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी फर्म से रबरी होती है, और जो जाइंट xanthogranuloma है, आप xanthogranuloma को उस वक्त जाइंट करेंगे जब इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, और ये जो है ज्यादातर फीमेल्स में रिपोर्ट हुआ है, और उन बच्चों में जिनकी एज 14 मंथ से कम हो, और ये ज्यादातर प्रेजेंट प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी या अपर बैक में होता है। इसको आप मिसडायग्नोज, क्योंकि इसके ऊपर टेलेंजेक्टेशियाज भी होते हैं, तो आप इसको हेमेंजियोमा के साथ जो है मिसडायग्नोज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर जो है ये सारी इसकी हिस्टोलॉजिकल प्रेजेंटेशन दी हुई है। ये एक टूटॉन सेल दिया है, देखिए सेंट्रल इजोनोफिलिया, साथ में आपको यहाँ पर न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं, और पेरिफेरल ज़ेंथोमेटाइजेशन नजर आ रही है। अब जो है यहाँ पर इसके क्लिनिकल वेरिएंट्स की बात करें, तो क्लिनिकल वेरिएंट हम वो कहेंगे जहां पर सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, तो ये तकरीबन 4% ऑफ द चिल्ड्रन में आपको मिलेगी। ऑलमोस्ट हाफ जो पेशेंट्स हैं उनमें कोई स्किन लेजन नहीं मिलेगा, मतलब जुवेनाइल xanthogranuloma इस तरह की मैनिफेस्टेशन भी उसकी हो सकती है जिसमें वो बड़ा कोई डीप डर्मल लोकेशन उसकी होती है, और आपको स्किन के ऊपर कुछ ऐसा सच क्लिनिकली नजर नहीं आ रहा होता, तो आप उसमें सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट के चांसेस हैं। तो अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको डीप सॉफ्ट टिश्यू जो है उसमें जो डीप जुवेनाइल xanthogranuloma है सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट के साथ, इसकी प्रेजेंस ज्यादा होती है, तो इसीलिए क्लिनिकली ये इस तरह विजिबल नहीं होते। उसके अलावा आपको जो सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट है डीप डर्मल के बाद लिवर में, स्प्लीन में, लंग में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिल सकती है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसकी याद रखें, जुवेनाइल xanthogranuloma के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ऑफ्थेल्मोलॉजिकल रिव्यू उसका, क्योंकि इसके अंदर जब ऑक्यूलर जुवेनाइल xanthogranuloma आ जाए तो इट कैन लीड टू द ब्लाइंडनेस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू लुक फॉर द involvement of the eye in cases of the patients who present with juvenile xanthogranuloma। जो जुवेनाइल ocular juvenile xanthogranuloma है ये 10% of the cases में होता है, but less than 1% of children with coexisting cutaneous juvenile xanthogranuloma। और इसके अलावा यूजली ये यूनिलेटरल होगा, एंड कॉमनली आपको प्रेजेंट कैसे करेगा आई में, कि आई इन्वॉल्वमेंट किस तरह से होगी कि आई का अरिथमा होगा, उसमें बच्चे को जो है फोटोफोबिया की कंप्लेन होगी, और इसके अलावा जो है हाइफीमा जो कलेक्शन ऑफ ब्लड होता है इन द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आई, आपको हेमरेजिक सी आई नजर आएगी, ग्लोकोमा की फाइंडिंग्स हो सकती हैं, इवन पेशेंट कैन प्रेजेंट विद द ब्लाइंडनेस। तो इसी वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज आई जुवेनाइल xanthogranuloma फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द विजन लॉस इन दिस पेशेंट्स। तो जुवेनाइल xanthogranuloma वैसे तो बड़ा बिनाइन सा लेशन लग रहा है, बट स्टिल उसमें आई इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमें एक जहन में रखना चाहिए कि जब तक बच्चा 2 साल का नहीं होता हमें उसे 3 to 6 मंथली फॉलोअप पे बुलाना है लाजमी, उसकी ऑफ्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस अगर हम देखें तो बिनाइन कोर्स है, स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर जाता है, लेकिन इसमें स्कारिंग होती है और विद इन 1 to 5 years। और इसके अलावा सीएनएस इन्वॉल्वमेंट अगर हो तो फिर जाहिर बात है मॉर्बिडिटी होगी इसकी इंक्रीज्ड, which will be which will present in the form of seizures, ataxia, increased intracranial pressure, subdural effusions, developmental delay, डायबिटीज इंसिपिटस। तो जितने भी आपके xanthogranuloma आप पढ़ रहे हैं तो एंडोक्राइन एबनॉर्मलिटी डायबिटीज इंसिपिटस है, तो इसीलिए पेशेंट प्रेजेंट करेगा पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया के साथ और दूसरे न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स भी। और अगर प्रोग्रेसिव सीएनएस जुवेनाइल xanthogranuloma हो तो इट इज फेटल।
और इसके अलावा वो बच्चे जिनमें लिवर इन्वॉल्वमेंट हो वो भी एक पुअर प्रोग्नोस्टिक साइन है। इन्वेस्टिगेशंस में हम इम्यून हिस्टोकेमिस्ट्री करते हैं, उसके मार्कर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, एंड जो एक्सटेंसिव बाकी वर्कअप है, मतलब हमने बायोप्सी की, इम्यून हिस्टोकेमिस्ट्री की, मोर देन इनफ। आप एक्सटेंसिव वर्कअप उस वक्त कराते हैं जब क्लिनिकल सस्पिशन ज्यादा हो सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट की। मैनेजमेंट में अगर हम आ जाएं तो मैनेजमेंट में इट इज वेरी सिंपल। अगर तो इट डिपेंड्स ऑन द साइट। अगर जुवेनाइल ज़िंथोग्रेन्युलोमा जो है सिंगल है, एक्सेसिबल लेजन है, तो आप उसको सर्जिकली एक्साइज कर दें। लेकिन बच्चों में ये खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली रिग्रेस कर जाता है, लेकिन आपको काउंसलिंग लाजमी करनी है पेरेंट्स की कि ये जो है स्कारिंग होगी इसमें, अगर बेशक ये रिग्रेस कर भी जाए। और इसके अलावा अगर ऑक्यूलर जुवेनाइल ज़िंथोग्रेन्युलोमा है, उसके वो आ गया, तो फिर आपको टॉपिकल, इंट्रालेशनल या सब कंजक्टाइवल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की तरफ जाना है। ये बेसिकली हमारा काम नहीं है। हमारा मेन काम ये है बीइंग अ डर्माटोलॉजिस्ट कि हमें एक चीज, अगर हम कुटेनियस जुवेनाइल ज़िंथोग्रेन्युलोमा देख रहे हैं तो वी शुड गेट अ ऑफ्थेल्मोलॉजिकल रिव्यू एंड वी शुड जनरली नो द ऑप्शंस कि दे विल गो फॉर द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और दे विल, जैसे कि हम कुटेनियस एक्सेशन कर रहे हैं तो वो भी सर्जिकली एक्साइज कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है आपको वो सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट है तो सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की तरफ भी जा सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि कीमोथेरेपी या लो डोज या नॉन कैराटैक्टोजेनिक के इस तरह की रेडिएशन थेरेपी जो एटलीस्ट कैटरेक्ट ना करे बच्चे में, जो कि तकरीबन 300 से 400 सेंटीग्रेड जो है उसकी पावर होती है, वो भी रिक्वायर्ड है फॉर नॉन रिस्पॉन्डर्स जो इन थेरेपीज को रिस्पॉन्ड ना करें। तो ये काम सारा ऑफ्थेल्मोलॉजी वालों का कि उन्होंने आई को किस तरह से रखना है। लेकिन अगर हमारे पास पेशेंट आ रहा है फॉर द फॉलोअप, तो हमें जो है जब तक बच्चा 2 साल का नहीं होता, हम जो है इसको हाई रिस्क पेशेंट ही कंसिडर करेंगे और हम उसकी स्क्रीनिंग कराएंगे फॉर 3 to 6 months until the kid is about 2 years of age। तब जो है ऑक्यूलर इन्वॉल्वमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर जो है सिस्टेमिक जुवेनाइल ज़िंथोग्रेन्युलोमा है तो इसकी कोई भी एस्टैब्लिश्ड कीमोथेरेपेटिक रिजीम नहीं है, जैसे कि हमने लैंगरहांस सेल्स में पढ़ी थी। लेकिन ज्यादातर हम इसमें, अगर हम सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट में थेरेपीज के लिए जाना चाहें तो हम वही रिजीम्स यूज करते हैं जो हमने लैंगरहांस सेल हिस्टोसाइटोसिस में पढ़ी है, और जैसे कि विनब्लिस्टीन है, प्रेडनिसोलोन है और मीथोट्रेक्सेट है। लेकिन रिस्पॉन्स जो है कीमोथेरेपी का दैट इज अनप्रिडिक्टेबल। उसके अलावा ये कि हम सपोर्टिव केयर को ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं और इनमें पोटेंशियल टॉक्सिसिटी है। हैवीली प्री ट्रीटेड या रिफ्रैक्टरी केस है तो उसमें हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। अच्छा, जुवेनाइल ज़िंथोग्रेन्युलोमा ही बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। बाकी जो ये हैं ये बहुत ही रेयर डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन इनका हम थोड़ा सा जो है ब्रीफ रिव्यू करेंगे। जितने भी अब आगे आएंगे वो सभी के सब रेयर हैं। सेल्फ लिमिटिंग हिस्टोसाइटोसिस, अब जैसे अगर हम बिनाइन सिफेलिक हिस्टोसाइटोसिस की बात करते हैं तो ये क्लिनिकल वेरिएंट है या माइल्डर फॉर्म है जुवेनाइल ज़िंथोग्रेन्युलोमा की, और ये रेयर है, सेल्फ लिमिटिंग हिस्टोसाइटिक डिसऑर्डर है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो मीन एज ऑफ ऑनसेट इज अबाउट 15 months। और इसके अलावा एसिम्टोमेटिक एरिथमेटिस ब्राउन मैक्यूल्स या पेप्यूल्स या नोड्यूल्स होंगे चीक्स के ऊपर, और इसके अंदर कोई म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। मैनेजमेंट जो है, नो थेरेपी इज रिक्वायर्ड। जनरलाइज्ड इरप्टिव हिस्टोसाइटोसिस की अगर हम बात करें तो ये भी रेयर कुटेनियस हिस्टोसाइटोसिस है जो कि अफेक्ट करता है मेनली एडल्ट्स को। अब जो हम जुवेनाइल की बात कर रहे थे और बिनाइन सेफालिक हिस्टोसाइटोसिस की बात की, वो बच्चों में है। लेकिन जनरलाइज्ड इरप्टिव हिस्टोसाइटोसिस जो है ये एडल्ट्स को मेनली इन्वॉल्व करता है, लेकिन पीडियाट्रिक पेशेंट्स भी रिपोर्ट हुए हैं। इसमें क्या होगा, एसिम्टोमेटिक सिमेट्रिकल पप्यूल्स होंगे फेस पर, ट्रंक पर और आर्म्स पर, जो कि फ्लेक्चर्स को स्पेयर करेंगे, ठीक है। और जो आपका जनरलाइज्ड इरप्टिव हिस्टोसाइटोसिस है, इसको आप इरप्टिव हिस्टोसाइटोसिस से आपको डिफरेंशिएट करना होता है, और वो जो इरप्टिव हिस्टोसाइटोसिस है दैट इज एसोसिएटेड विद हाइपरलिपिडीमिया बेसिकली। तो यहाँ पर जो है इसकी इन्होंने डायग्राम बड़ी अच्छी दी हुई है। और ये वाली जो है आपकी बिनाइन सिफेलिक हिस्टोसाइटोसिस है जो कि एक वेरिएंट है जुवेनाइल ज़िंथोग्रेन्युलोमा का, ये मल्टीपल होंगे। और ये जो है ये थोड़े सॉर्ट ऑफ ज्यादा इन्फ्लेमेटरी लगते हैं जो जनरलाइज्ड इरप्टिव हिस्टोसाइटोसिस है। प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो जैसे कि इसकी डायग्राम में है, मल्टीपल, सिमेट्रिकल, स्मॉल, रेड ब्राउन पेप्यूल्स ऑन फेस, ट्रंक एंड आर्म्स, और लेजन्स जो है ज्यादातर एसिम्टोमेटिक होते हैं।
और जो करेक्टरिस्टिक फीचर है आपका जनरलाइज्ड इरप्टिव हिस्टोसाइटोसिस का, वो ये है कि आपका एकदम से क्रॉप ऑफ लेजन्स आएगा जो कि अचानक से रिजॉल्व भी हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, कोई मैक्यूलर एरिया ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन रह जाएगा और म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट इसमें रेयर है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इस तरह से है कि हम इसको इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन अगर फ्लेक्चरल इन्वॉल्वमेंट आ जाए पेशेंट में तो हमें रीबायोप्सी करनी है, ठीक है। पेशेंट नीड टू बी रीबायोप्सिड इफ लेजन्स बिकम ज़ेंथोमेटॉइड या फिर फ्लेक्चरल या फिर सिस्टेमिक सिम्टम्स आ जाएं, ठीक है। और वरना जनरली ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, और अगर हम ट्रीटमेंट करना भी चाहें तो देर इज वैल्यू ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट एज अ थेरेप्यूटिक ऑप्शन, और इसके अलावा सिस्टेमिक पूवा भी हम दे सकते हैं, और सिर्फ एक पेशेंट में क्लोरोक्विन, थैलिडोमाइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी भी दी है। देन वी कम टुवर्ड्स द पैप्युलर ज़ैंथोमा. It is again a rare histocytic disorder that was first described in adults. So papular xanthoma भी बड़ों के अंदर ज्यादा कॉमन है। हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखें तो हमें अपर और मिड डर्मल इन्फिल्ट्रेट मिलेंगे, किसके, फोमी हिस्टियोसाइट्स के और जॉइंट सेल्स के, और इसके अलावा कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी इसमें होंगे। हिस्टियोसाइट सेल्स जो होंगे वो CD68 और फैक्टर 13A पॉजिटिव होंगे, दे विल बी नेगेटिव फॉर S100 एंड CD1 है जो कि लेगरहांस सेल्स के मार्कर्स हैं। लास्ट में यहाँ पर देख लें कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसमें बिल्कुल चेंजेस वही होंगी जो कि एक मेच्योर जुवेनाइल ज़िंथोग्रानुलोमा में होते हैं, यानी कि आपको माइलाइट बॉडीज भी नजर आएंगे जो कि साइटोप्लाज्म में होंगी हिस्टियोसाइट्स के, और इसके अलावा एसोसिएटेड लाइसोसोमल इंक्लूजन्स, लैमिनेट बॉडीज एंड लिपिड ड्रॉपलेट। तो बेसिकली हम जो हिस्टोपैथोलॉजी पे देख रहे होते हैं वो आपकी जो है लाइट माइक्रोस्कोपी होती है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की हम बात करते हैं तो उसमें हर एक सेल का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो भी आपको नजर आता है, तो इसीलिए इन बॉडीज की बात की है, ये नॉर्मल माइक्रोस्कोपी पे आपको नजर नहीं आती, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे नजर आएंगी। उसके बाद जो है अगर हम इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें पेप्यूल्स आएंगे विच डू नॉट कोअलीज एंड देयर इज नो प्रीडायलेक्शन फॉर द फ्लेक्चर्स, ठीक है। आपके पास 2 to 15 मिलीमीटर येलो या रेडिश येलो पेप्यूल्स या प्लाक्स आएंगे जो कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन दोनों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट जो है एक एडिशनल पॉइंट है पेप्यूलर ज़ैंथोमा में, बाकियों में आइदर इट वाज रेयर और नॉट प्रेजेंट। इसके अलावा अगर आपको जनरली अगर हम जो है हिस्टोसाइटोसिस की या ज़ेंथोग्रानुलोमास की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि एज अ जनरल रूल म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट आपको बड़ों में मिलती है और स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन आपको बच्चों में मिलती है। देन वी कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। इसमें ये देख लें कि जब आप स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो वो कंप्लीट हो जाती है एट अबाउट 1 to 5 years, और जब भी होगी तो स्कारिंग के साथ होगी, तो इसमें भी एनाटोडर्मा लाइक स्कारिंग प्रेजेंट हो सकती है। मैनेजमेंट, नो ट्रीटमेंट इज नीडेड इन द चिल्ड्रन, और इसके अलावा जो है और अडल्ट की बात करें तो कोई ट्रीटमेंट इसमें इतनी इफेक्टिव है ही नहीं। प्रोग्रेसिव नोड्यूलर हिस्टोसाइटोसिस जो है PNH, ये भी अगेन रेयर बिनाइन हिस्टोसिटिक डिसऑर्डर ऑफ अननोन etiology, characterized clinically by the development of multiple superficial skin colored or reddish orange papules and deep nodules that are distributed at random over the body, ठीक है। इंट्रोडक्शन और जनरल डिस्क्रिप्शन में जो चीज इन्वॉल्व इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि स्किन और म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट, और इसके अलावा स्किन मैनिफेस्टेशंस में 2 टाइप्स के लेजन होते हैं, या तो ये सुपरफिशियल पप्यूल्स होंगे या फिर डीपर सबकुटेनियस नोड्यूल्स होंगे। और इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें तो आपको स्पिंडल शेप्ड हिस्टोसाइट्स मिलेंगे, ज्यादा ये कॉमन है डिजीज एडल्ट्स में, और जो मेजर डिफरेंशियल डायग्नोसिस है इसकी, जितने भी आपके 13A पॉजिटिव नॉन लैंगरहांस सेल हिस्टोसाइटोसिस हैं तो ये खुद एक दूसरे की डिफरेंशियल्स में आते हैं क्योंकि तकरीबन इनकी अपीयरेंस, इनके मार्कर्स सेम होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में हिस्टोलॉजी के लिए आपको डर्मल डिजीज मिलेगी। ये मतलब चूंकि ये डर्मल डिजीज है इसमें एपिडर्मल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ना कोई एपिडर्मोट्रोपिज्म आपको मिलेगा। जो आपके हिस्टोसाइट्स हैं वो ज़ेंथोमेटाइज्ड होंगे और उनके स्कैलप्ड बॉर्डर्स होंगे, जैसे शेल के बॉर्डर्स होते हैं बेबी से, उसी तरीके के इसके बॉर्डर्स होंगे। और जो ओल्डर लेजेंड्स हैं उसमें हिस्टोसाइट्स स्पिंडल शेप्ड होंगे एंड दे विल बी अरेंज्ड इन स्टोरीफॉर्म पैटर्न, जो कि हमने बोला है कि स्टोरीफॉर्म पैटर्न जैसे वुवन क्लॉथ को हम वीव करते हैं उसमें जो पैटर्न आपको नजर आता है वो इतने क्लोजली जो है अरेंज्ड होंगे। सेल्स जो है दे आर पॉजिटिव फॉर CD68 एंड फैक्टर 13A। ये बार बार ये चीज जो जितने भी मैंने आपको बताया कि अब आगे क्यूटेनियस हिस्टोसाइटोसिस डिस्कस होंगे तो उसमें 13A 68 इज पॉजिटिव, S100 CD1A नेगेटिव, ठीक है।
क्लिनिकल फीचर्स में जो प्रेजेंटेशन है इसकी, इसमें प्रोग्रेसिव अपीयरेंस होती है एसिम्प्टोमेटिक कुटेनियस लेशन की विद नो टेंडेंसी टू स्पॉन्टेनियस इन्वॉल्यूशन एंड कैन रिजल्ट इन सिवियर डिस्फिगरमेंट विद टाइम। इसके अंदर जो है स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन नहीं होती, क्योंकि वैसे भी ये एडल्ट्स में है, तो हमने पढ़ा है कि एडल्ट्स में इन जनरल म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट होती है और स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन जो है बच्चों में होती है। तो इसकी कोई इस तरह से कोई स्पॉन्टेनियस इन्वॉल्यूशन नहीं होती। Superficial papules 2 to 10 millimeter in diameter and yellow orange, while deep subcutaneous nodules are 1 to 5 centimeter. सारे बता वो 2 to 10 mm है, less than 0.5 है, तो वो papules हो गए, 1 to 5 सेंटीमीटर वाले nodules हो गए, और वो भी जो है आपको उसके ऊपर ओवरलाइन टेलेंजेक्टेशिया भी मिलेगा। जो दोनों तरह की लेजन्स हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है रैंडम होती है, कोई फ्लेक्चर्स के लिए प्री डायलेक्शन नहीं है, और लेजन्स जो है ओरल कैविटी में, लैरिंग्स में और कंजक्टाइवल म्यूकोजा में भी हो सकते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो no treatment has yet been demonstrated to be effective in reducing the size of the skin lesions. लेकिन जो early stages हैं आपके पास progressive nodular histiocytosis के, it may be more sensitive to chemotherapy and radiation therapy, और large और painful जो lesions हैं उनको आप excise करते हैं। अब हम आते हैं xanthoma disseminatum की तरफ। xanthoma disseminatum is a rare non-familial disease and again introduction and general description में हम आ जाते हैं, which is characterized by proliferation। किसकी प्रोलिफरेशन होगी? ऑब्वियसली हिस्टोसाइट्स की होगी, इन विच लिपिड्स लिपिड डिपोजिशन इज प्रेजेंट एज अ सेकेंडरी इवेंट। ठीक है, अब जब हम ज़ैंथोमा डिसेमिनेटम की बात करते हैं, हम जितने भी पिछले पढ़ रहे थे वो पेप्यूल नोड्यूल्स उसकी फॉर्म में थे, लेकिन ये ज़ैंथोमा डिसेमिनेटम जैसे कि इसका नाम भी है, आप यहाँ इसकी पिक्चर में देख लें तो उसमें हम देखते हैं कि कोई ना कोई जो है इसमें जो है प्रोलिफरेशन तो होगी हिस्टोसाइट्स की, और इसके अलावा लिपिड डिपोजिशन जो है एक सेकेंडरी इवेंट होता है विद involvement of the skin, mucous membranes, eyes, upper respiratory tract and meninges, and rarely other organs भी involve हो सकते हैं। जैसे कि जब हम हिस्टोसाइटोसिस की बात करते हैं ना, तो जितने भी आपके ये वाले ऑर्गन्स हैं, लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो, जो कि हेमेटोपोइसिस में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आएगी। एपिडेमोलॉजी की अगर हम बात करें तो प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट्स मेल चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स। पैथोफिजियोलॉजी पे इसके आ जाते हैं। Xanthoma disseminatum जो है it is thought to be a reactive rather than neoplastic process। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक आपको पैथोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स होगा बाय अननोन इन्फ्लेमेटरी ट्रिगर। कोई भी इन्फ्लेमेटरी ट्रिगर हुआ तो उसमें जो है आपकी इसका एक अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन शुरू हो जाती है एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ट्रिगर, और ये जो है आपका एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, और इसमें इन्फ्लेमेटरी लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस विद अ कैरेक्टरिस्टिक फोमी अपीयरेंस व्हिच कुड रिप्रेजेंट इंक्रीज अपटेक, सिंथेसिस या डिक्रीज्ड इफ्लक्स ऑफ द लिपिड्स। पैथोलॉजी में अगर हम देखें तो उसमें हिस्टोलॉजिकली जो आपके पास ज़ैंथोमा डिसेमिनेटम है, ये एक डर्मल डिजीज है जिसमें अर्ली इन्फिल्ट्रेशन मिलेगी डर्मिस की, किससे? विद स्पिंडल शेप्ड मोनोन्यूक्लियर सेल्स, फोमी हिस्टियोसाइट्स, जाइंट सेल्स, लिम्फोसाइट्स, पॉलीमॉर्फ्स एंड एजिनोफिल्स। तकरीबन सारे ही इन्फ्लेमेटरी सेल्स इसके अंदर हैं, ठीक है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो जितने भी कुटेनियस हिस्टियोसाइटोसिस है उसमें प्रेजेंस ऑफ द हिस्टियोसाइट्स, और इसमें जो है चूंकि लिपिड की जो है अपटेक इसके अंदर हो रही होती है, तो ये इसमें आपको फोमी हिस्टियोसाइट्स जो है नजर आएंगे। लेजनल सेल्स इन ज़ैंथोमा डिसेमिनेटम हैव इर्रेगुलर स्कैलप्ड बॉर्डर्स। ये स्कैलप्ड बॉर्डर्स वाली टर्म भी बार बार इसमें यूज हुई है। आपके फोमी हिस्टियोसाइट्स के जो बॉर्डर्स हैं वो आपको स्कैलप्ड मिलेंगे, और एक्सटेंसिव साइटोप्लाज्म एंड ओवॉइड वेसिकुलर न्यूक्लियाई। जो सेल्स कौन कौन से फैक्टर्स आपको मिलेंगे? 13A, CD68, Chi M1P, and they are negative for S100, CD1A। आयरन और लिपिड कैन बी डिटेक्टेड इन हिस्टियोसाइट्स, टूटॉन जाइंट सेल्स भी आपको मिल सकते हैं, और अल्ट्रा स्ट्रक्चरल माइक्रोस्कोपी जब आप करते हैं तो उसमें हिस्टियोसाइटिस सेल्स में आपको वही माइलॉइड बॉडीज मिलेंगी, और मेम्ब्रेन बाउंड फैट ड्रॉपलेट्स भी इसमें मिलेंगे। ठीक है, मतलब लिपिड प्रोफाइल जो है आपकी, जो डिसलिपिडीमिया है वो ज्यादातर जो है ज़ैंथोमा डिसेमिनेटम के साथ एसोसिएटेड है। बाकी में जब हम पढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे कि उसमें कोई लिपिड एबनॉर्मेलिटी नहीं थी। जो फैक्टर 13 ए पॉजिटिव ज़ैंथोग्रेनुलोमा की फैमिली है, जिसमें आपके पास जो है एक्सटी यहाँ पर
XT, PNH और GAH जो आते हैं, they may be indistinguishable from one another or on histopathology, and the diagnosis depend on the clinical presentation, क्योंकि इन सब के जो नेगेटिव मार्कर्स हैं वो भी सेम है और जो पॉजिटिव मार्कर्स हैं वो भी सेम है, तो हमें इनको को रिलेट करना होता है विद द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन इसकी अगर हम देखें, इस डायग्राम में आप देख लें, erythematous yellow brown papules and nodules which are symmetrically distributed on the trunk, scalp, face and proximal extremities. Lesions जो हैं they become confluent, यहाँ पर आप देखें कि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लूट हुए हैं, और कहाँ पर स्पेशली फ्लेक्चर्स में टू फॉर्म xanthomatous plaques which may become verrucous. 39 to 60% ऑफ द पेशेंट में म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है, एडल्ट के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है विद पर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लिप्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, कंजक्टिवा और इसके अलावा ब्रोंकस। जो आपका ज़ेंथोमा डिसेमिनेटम है, इसकी टेंडेंसी है टू इन्वॉल्व द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसी वजह से पेशेंट स्ट्राइडर के साथ प्रेजेंट कर सकता है। और एंडोक्राइन एब्नॉर्मेलिटी, अगर हम जितनी भी हिस्टोसाइटोसिस के साथ बात करें, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस, तो पेशेंट कैन प्रेजेंट विद पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। और अगर CNS इन्वॉल्वमेंट है, सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, तो फिर जो है उसमें सीजर्स और ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो सकती है। इंट्राक्रेनियल इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंटिंग एज अ डिस्क्रीट मास सिमुलेटिंग ग्लायोमा हैज बीन रिपोर्टेड, एंड प्रोग्रेसिव इंट्राक्रेनियल डिजीज may be fatal in as many as 63% of the patients. हेपेटिक और बोन इन्वॉल्वमेंट भी इसके अंदर है, और जितने भी आप हिस्टोसाइटोसिस पढ़ रहे हैं, लिवर, बोन, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, उसकी इन्वॉल्वमेंट आ रही है। लेकिन यहीं पर कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं, किसी में CNS इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, कहीं पर बोन का आपको लॉन्ग बोन इन्वॉल्वमेंट मिल रही है, तो वो चीज जो है हम इसमें देखेंगे। अब अगर हम ज़ेंथोमा डिसेमिनेटम की बात करें, हमने जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें देखी, एक तो ये कि ये एडल्ट में है, ये कोलीज करके प्लाक भी बना लेते हैं, और इसके अलावा जो है ये आपका जो है इसके अंदर आपको डायबिटीज इंसिपिडस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट भी मिलेगा। अच्छा, डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस की बात करें तो ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है और लोकली डिस्ट्रक्टिव भी है, और इस वजह से ये सालों परसिस्ट कर सकती है। लेकिन इसके 3 क्लिनिकल पैटर्न्स हैं, तो अगर कोई प्रोग्नोसिस की बात करें तो ये खुद भी ठीक हो सकती है, ये क्रॉनिक भी हो सकती है, और जब क्रॉनिक होगी तो ये प्रोग्रेसिव होगी, या फिर जो है वो एक स्टेडी स्टेट में, और या फिर प्रोग्रेस करके ये मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर ले और फिर जो है ये फेटल है। तो प्रोग्नोसिस इसकी इस तरीके से है। मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो वो हम इसकी ट्रीटमेंट लेटर में पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ के अंदर जो बात है वो चीज आप देख लें कि जो लोकलाइज्ड कंजक्टिवल इन्वॉल्वमेंट है, इट कैन बी ट्रीटेड विद सर्जरी, एंड सर्जरी हैज आल्सो बीन यूज्ड इन CNS disease, but recurrence may occur and not all CNS lesions are amenable to resection. अब जो है हम आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट लेटर की तरफ। इसमें जो कुटेनियस ज़ेंथोमा डिसेमिनेटम है और सिस्टेमिक ज़ेंथोमा डिसेमिनेटम है, इनकी ट्रीटमेंट इज अ बिट डिफरेंट, क्योंकि जब सिर्फ कुटेनियस है तो वी विल गो फॉर द लेजर्स, तो इसमें हमारे पास एब्लेटिव लेजर्स हैं, CO2 लेजर हम यूज कर सकते हैं, या फिर सर्जिकली एक्साइज कर दें, या डर्म एब्रेशन, इलेक्ट्रोकोगुलेशन वगैरह। सिस्टेमिक अगर है तो हम कीमोथेरेपी की तरफ जाएंगे। सारे इसमें जो है CCCA कीमोथेरेपी फॉर corticosteroids, chlorambucil, cyclophosphamide with azathioprine, and when we come towards the second line तो क्लाइडोरिबीन या फिर एंटी इंफ्लेमेटरी एंड लिपिड लोअरिंग एजेंट्स जैसे कि स्टेटिन्स, क्योंकि डिसलिपिडीमिया के साथ है, तो आपने देखा कि ज़ेंथोमा डिसेमिनेटम के अंदर हमने स्टेटिन्स को भी एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इंक्लूड किया है। Then we come towards the diffuse plain xanthomatosis. जो diffuse plain xanthomatosis है, ये multiple flat xanthomatous macules हैं and plaques and that develop in the skin in association with monoclonal paraproteinemia. तो जब भी कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें वो मल्टीपल माइलोमा की या कोई हेमेटोलॉजिकल मेलिग्नेंसी का जिक्र कर रहा है, और तब आपने देखना है कि कौन सा वाला कुटेनियस मैनिफेस्टेशन है, तो उसमें जो है डिफ्यूज प्लेन ज़ेंथोमेटोसिस जो है आपके जहन में आना चाहिए। अब ये देखिए इसकी पिक्चर थोड़ी डिफरेंट है जो ज़ेंथोमा डिसेमिनेटम है उससे। इसका अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि ये नॉन लाइपेमिक डिजीज है, जबकि ज़ेंथोमा डिसेमिनेटम में आपको डिस्लिपिडीमिया मिला था। एंड जो है इन एसोसिएशन, इसकी एसोसिएशन किसके साथ है? पैराप्रोटीनीमिया के साथ, एंड अंडरलाइंग सिस्टेमिक डिसऑर्डर यूजुअली ऑफ द हेमेटोलॉजिकल और लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीजेस। तो जो आपका इसकी इंपॉर्टेंस जो आती है डिफ्यूज प्लेन ज़ेंथोमेटोसिस की, कोई क्लिनिकल स्लाइड हो सकती है, तो उसमें इसकी एसोसिएशन विद पैराप्रोटीनीमियाज और हेमेटोलॉजिकल लिम्फोप्रोलिफरेटिव
प्रोलिफरेटिव डिजीजेस के साथ ज्यादा है। एपिडेमोलॉजी बड़ों में ये जो है ज्यादा कॉमन है, और पैथोफिजियोलॉजी में तकरीबन जितनी भी आप हिस्ट्रोसाइटोसिस पढ़ेंगे, ये चीजें बार बार रिवाइज हो रही हैं आपको, लेकिन इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पेरिवस्कुलर डिपोजिशन आपको लिपोप्रोटीन इम्यून ग्लोबुलिन कॉम्प्लेक्सेस की मिलेगी, क्योंकि हम पैराप्रोटीनीमिया की बात करते हैं तो उसमें मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन होती है इम्यून ग्लोबुलिन्स की। वो इम्यून ग्लोबुलिन्स लिपोप्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और वही पेरिवस्कुलर डिपॉजिट हो जाते हैं। Anti-lipoprotein antibodies are formed in association with paraproteinemia. Although serum lipid levels are usually normal, they may be raised, possibly due to reduced clearance of the lipoprotein antibody complexes. Pathology में ज़ेंथोमेटस और इन्फ्लेमेटरी एलिमेंट आपको प्रोमिनेंट मिलेगा, आपको फोमी मैक्रोफेजेस या फोमी हिस्टोसाइट्स मिलेंगे डर्मिस में विद डिस्टिंक्ट पेरिवस्कुलर एसेंटुएशन। मतलब आपको बाकी इन्फिल्ट्रेट फोमी मैक्रोफेजेस तो हर उसमें मिल रहे हैं, लेकिन इसमें जो चीज है वो ये कि आपको पेरिवस्कुलर एसेंटुएशन किस में मिलेगी कि उसमें आपको लिपोप्रोटीन इम्यून ग्लोबुलिन कॉम्प्लेक्सेस नजर आएंगे, एंड दे आर एसोसिएटेड विद अ वेरिएबल डिग्री विद अ मिक्स्ड इन्फ्लेमेटरी सेल रिएक्शन। एंड इसके अलावा कोई इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टडी जो हम जितने मार्कर्स पढ़ रहे थे पिछले जितनों में भी, तो डिफ्यूज प्लेन ज़ेंथोमेटोसिस में उस तरह की कोई स्टडीज लिटरेचर में अवेलेबल नहीं है। लेकिन है ये लेंगरहान नॉन लेंगरहान सेल हिस्टोसाइटोसिस, तो मोस्ट प्रोबेबली वही वाले मार्कर्स होंगे। जो इसकी क्लिनिकल फीचर्स हैं, जैसे कि अभी इसकी मैंने डायग्राम भी आपको दिखाई थी, तो यहाँ पर आप देख लें, आपको लार्ज फ्लैट प्लैट लाइक ज़ेंथोमेटस स्किन लेजन नजर आएंगे। अच्छा, वो आपके आईलिड्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, नेक को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, और अपर ट्रंक को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, बटक्स को भी और फ्लेक्चर्स को भी। सीरम लिपिड्स आर यूजुअली नॉर्मल, ठीक है। वो जो है आपका ज़ेंथोमा डिसेमिनेटम के अंदर हमने पढ़ा था कि वो एबनॉर्मल होते हैं, इसमें यूजुअली नॉर्मल होंगे। अब हमने बता दिया कि डिफ्यूज प्लेन ज़ेंथोमेटोसिस पैराप्रोटीनीमियास के साथ है, तो उसकी एसोसिएशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, मल्टीपल माइलोमा है और लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हैं उसमें CML, AML और CLL, और इसके अलावा क्रॉनिक माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया है, लिम्फोमा है, सिजारी सिंड्रोम है, एंड कैसलमैन डिजीज है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, आप अंडरलाइंग माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज को ट्रीट करें तो आपकी ये भी ट्रीट हो जाएगी। ज्यादातर जो ऐसी कुटीनियस डिजीजेस जो कि एक अंडरलाइंग सिस्टेमिक डिजीज की वजह से आती हैं, तो ऑब्वियसली उसका फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज ट्रीट द अंडरलाइंग कंडीशन, तो आपकी कुटीनियस इन्वॉल्वमेंट भी रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन जो आपके कुछ लेजन्स हैं वो एक्साइज भी हो सकते हैं, और कुछ दूसरे ऑप्शंस जो आपके पास हैं, जैसे ज़ेंथोमा डिसेमिनेटम में थे, उसमें आप कीमो एब्रेशन, डर्म एब्रेशन और एब्लेटिव लेजर थेरेपी यूज कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट है कि द अर्बियम याक या ट्रिम एल्यूमिनियम गार्नेट लेजर जो है, इट हैज बीन यूज सक्सेसफुली टू ट्रीट फेशियल डिफ्यूज प्लेन ज़ेंथोमेटोसिस इन वन पेशेंट। अब जो है हम आ जाते हैं जो डिसऑर्डर्स हैं इन विच स्किन में बी इन्वॉल्व बट सिस्टेमिक कंपोनेंट प्रीडोमिनेट्स। हम अभी पिछले जितने पढ़े थे उसमें कुटेनियस इन्वॉल्वमेंट जो है ज्यादा थी, ये हम आज का लास्ट टॉपिक ही रखेंगे, फिर बाकी इंशाल्लाह जो रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर का दैट वी विल डिस्कस इन द पार्ट C ऑफ दिस कुटेनियस हिस्टोसाइटोसिस सीरीज। इसमें जो है ये दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिजीज, ये अर्धेम कैस्टर डिजीज या अर्धेम चेस्टर डिजीज जो है, ये आप इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे थोड़ा सा जुवेनाइल ज़ेंथोग्रेनुलोमा के साथ, ठीक है। जुवेनाइल ज़ेंथोग्रेनुलोमा हमने उस डिसऑर्डर कुटेनियस नॉन लैंगरहांस सेल हिस्टोसाइटोसिस में पढ़ा जिसमें कुटेनियस इन्वॉल्वमेंट ज्यादा थी। इसमें जो है ये हम पढ़ रहे हैं किसमें, जिसमें सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तो इसमें इन्फिल्ट्रेशन मिलेगी आपको विजरास की, बोन्स की, रेट्रोपेरिटोनियम की और स्किन की। इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो इट इज अ रेयर, सारी डिजीजेस में लैंगरहांस सेल्स के बाद सभी रेयर हैं। दीज आर रेयर लिपोइड ग्रेन्युलोमेटोसिस दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द विजरा, बोन्स, रेट्रोपेरिटोनियम एंड द स्किन। और जो आपका एर्देम चेस्टर डिजीज है, इट में रिप्रेजेंट अ वेरिएंट ऑफ ज़ेंथोग्रेनुलोमा, ठीक है, विद मोस्टली ऑशियस एंड विजरल इन्वॉल्वमेंट व्हिच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फॉर ज़ेंथोग्रेनुलोमा क्लिनिकली एंड रेडियोग्राफिकली। अब इसकी रेडियोग्राफी क्या इंपॉर्टेंस है वो हम आगे पढ़ेंगे। एपिडेमोलॉजी में इट इज अ डिजीज ऑफ एडल्ट्स, मीन एज इज 53 ईयर्स एंड मेल्स में ज्यादा कॉमन है 33:26।
पैथोलॉजी में मॉर्फोलॉजिकली और इम्यून हिस्टोकेमिकली जो आपका एर्थेम कैस्टर डिजीज है, these are identical to juvenile xanthogranuloma, and they are positive for CD68 factor 13 but negative for CD1A and S100. बार बार रिपीटिशन है। फैक्टर 13A जो है पॉजिटिव हिस्टोसाइट्स जो हैं उनको हम ये जो फैक्टर 13 है पॉजिटिव हिस्टोसाइट्स जो होते हैं ये बेसिकली फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन कराते हैं, और इसी फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन की वजह से आपको फाइब्रोसिस मिलती है विच इज कॉमन इन दिस डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें फाइब्रोसिस बड़ी कॉमन है एर्दम कैंसर डिजीज में। इसके अलावा आपको टूटोन सेल्स और इओसिनोफिल्स भी प्रोमिनेंटली मिल सकते हैं जो जैसे कि आपको जुवेनाइल xanthogranuloma मिलते हैं। जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें ब्राफ म्यूटेशन है, और इसकी वजह से हम कहते हैं ब्राफ म्यूटेशन की वजह से इट सजेस्ट इन्वॉल्व of the RAS signaling pathway। क्लिनिकल फीचर्स में जो इसकी प्रेजेंटेशन है एसिम्प्टोमेटिक से लेकर फुलमिनेंट ऑर्गन फेलियर हो सकता है। तो जब आप सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स देखेंगे उन पेशेंट्स में कि वीकनेस है, वेट लॉस है, फीवर, और इसके अलावा बायलेटरल सिमेट्रिकल लॉन्ग बोन इन्वॉल्वमेंट इज नियरली ऑलवेज प्रेजेंट। तो जब हम एर्दम कैस्टर डिजीज का सिनेरियो अगर देखेंगे, ठीक है आपको बाकी जितना भी हिस्टोसाइटोसिस के फेवर में सिनेरियो जा रहा है, तो जो लॉन्ग बोन इन्वॉल्वमेंट है दैट कुड बी अ क्लू टू द डायग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस इसीलिए इसके साथ एक स्टार बना लें। कॉम्प्लिकेशंस एंड कोमॉर्बिडिटीज की अगर हम बात करें तो उसमें यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट है कि अनलाइक जुवेनाइल xanthogranuloma स्किन इन्वॉल्वमेंट इज लेस कॉमन, क्योंकि हम इसको सिस्टेमिक डिजीज में पढ़ रहे हैं जो कि तकरीबन 20% ऑफ द पेशेंट्स को इन्वॉल्व करती है, और ज़ैंथोमा लाइक लेजन्स होंगे डिस्पाइट नॉर्मल प्लाज्मा लिपिड लेवल्स यूजुअली ऑन द आईलिड्स बट ओकेजनली ऑन द ट्रंक एंड सब मेमोरी एरिया। पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट भी आपको मिलेगी 25 to 50% ऑफ द केसेस में। इसके अलावा पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट होगी तो पल्मोनरी सिम्टम्स होंगे जैसे कि कफ है, प्रोग्रेसिव डिस्निया है, और अगर सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट आ गई तो इट कैरीज अ पुअर प्रोग्नोसिस। किसी भी हिस्टोसाइटोसिस में जब आप पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की बात करेंगे तो उसमें आपने एज का जिक्र करना है कि अगर बहुत कम एज है, और इसके अलावा आपने जिक्र करना है कि अगर सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट है तो वो जितना सीएनएस इन्वॉल्वमेंट है या लिवर इन्वॉल्वमेंट है या बोन इन्वॉल्वमेंट है तो उसी तरह से पेशेंट के फैक्टर्स जो हैं प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं वो पुअर हो जाएंगे। कार्डिक इन्वॉल्वमेंट को बहुत कॉमन है ईसीडी में, और उसमें आपको क्या मिलेगा, पेरी एओर्टिक फाइब्रोसिस, क्योंकि हमने बोला इसमें बड़ी फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन होती है तो आपको पेरी एओर्टिक फाइब्रोसिस मिलेगी, पेरिकार्डियल इन्वॉल्वमेंट भी मिलेगी और मायोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट भी मिलेगी। सीएनएस इन्वॉल्वमेंट जो है वो 15% ऑफ द पेशेंट्स में मिलेगी, और अगर सीएनएस इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो सीएनएस सिम्टम्स लाइक एटैक्सिया, पैरापेरेसिस, हेमीपेरेसिस या चेंज इन द मेंटल स्टेट कैन बी सीन। तो आप अगर न्यूरोलॉजिकल इमेजिंग करते हैं तो बिल्कुल मेनिंजियोमा की तरह के ट्यूमर्स आपको मिलेंगे एमआरआई पर। डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस तो जाहिर बात है सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट के साथ है। कुटेनियस हिस्टोसाइटोसिस, जब हिस्टोसाइटोसिस जनरली इन्वॉल्व करेगी सिस्टम को तो इट हैज अ वर्स प्रोग्नोसिस एज कंपेयर्ड विद द अदर हिस्टोसाइट। तो अगर अगर वर्स प्रोग्नोसिस हिस्टोसाइटोसिस की बात हो तो उसमें वी हैव टू गो फॉर एर्दम कैस्टर डिजीज, इट हैज द वर्स प्रोग्नोसिस एज कंपेयर्ड विद अदर हिस्टोसाइटोसिस। उसके अलावा अगर इसकी क्यों वर्स प्रोग्नोसिस है, ऑब्वियसली कार्डियो रिस्पायरेटरी फेलियर की वजह से, क्योंकि इसमें लंग फाइब्रोसिस भी हो जाएगी, रीनल फेलियर क्योंकि इसमें रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस भी होती है। मैनेजमेंट जो है तमाम पेशेंट ईसीडी के उन सबको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती एट द टाइम ऑफ द डायग्नोसिस, लेकिन ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट्स विद एसिम्प्टोमेटिक सीएनएस इन्वॉल्वमेंट इज रिकमेंडेड। ठीक है, अगर आपको सीएनएस इन्वॉल्वमेंट मिलती है लेकिन पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, यू हैव टू गो फॉर द ट्रीटमेंट। और इसके अलावा आप ट्रीटमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, आप सर्जिकल डिबल्किंग कर सकते हैं, हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, साइक्लोस्पोरिन, वही सारे पिछले जो हमने पढ़े, इंटरफेरॉन अल्फा, सिस्टेमिक कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी देंगे आप। कॉमनेस्ट कीमोथेरेपी जो हम इसमें यूज करते हैं वही वाले हैं विनका अल्कलॉइड्स, एंथ्रासाइक्लिन्स और साइक्लोफॉस्फामाइड। इसके अलावा इंटरफेरॉन अल्फा जो है वो अभी रिसेंटली रिकमेंड हुई है एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर दिस डिजीज, एंड इट हैज अ ड्यूरेबल रिस्पॉन्स विच वाज सीन इन 3 पेशेंट्स। इसके अलावा अगर ऐसे पेशेंट्स जो कि इंटरफेरॉन अल्फा को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो उनमें यू कैन गो फॉर इमाटिनिब, एंड इमाटिनिब जो है इट इज एन ऑल्टरनेटिव थेरेप्यूटिक ऑप्शन फॉर पेशेंट जो कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं या इंटरफेरॉन अल्फा को इंटॉलरेंट है। और फाइनली क्योंकि हमने पढ़ा इसमें ब्राफ में म्यूटेशन आपको मिल रही थी जो कि जुवेनाइल xanthogranuloma में नहीं मिलती, तो इसके अंदर जो ब्राफ इनहिबिटर्स हैं वो भी इफेक्टिव होंगे।
By this I end today's topic of cutaneous histiocytosis का जो chapter है उसमें आज हम यहीं तक पढ़ेंगे and inshallah we will be covering the remaining portion in the upcoming and the last part of this lecture inshallah. Thank you so very much.